हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी एडुकेटर। तो लास्ट वीडियो में रेजोनेंस को डिफाइन हमने किया था, किन मॉलिक्यूल्स में अप्लाई होता है, क्या क्या कंडीशंस हैं। लेकिन ये जो नेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का है, जिसको अपन एज ए टॉपिक लेके चल रहे हैं, ये बहुत ही वाइड रेंज में आपके ऑर्गेनिक में काम आता है। बहुत ही डायमेंशंस हैं इसको अप्लाई करने के, और उन्हीं डायमेंशंस को वन बाय वन सॉल्व करने के लिए जो आज का अपना एस्पेक्ट रहेगा, हम बात करेंगे स्पेशल कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की, जो अपना एक आज का टॉपिक भी है। अब देखो कि स्पेशल कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में जिन कंडीशंस को अपन डिस्कस करेंगे, उसमें से पहली कंडीशन तो ये आता है कि जो क्वेश्चंस अपने सामने आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, इनमें सारे क्वेश्चंस भी अपन इन करेंगे, और रेजोनेंस को अगर मुझे अप्लाई करना है किसी भी कंपाउंड में, तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे पता होना चाहिए अगर मैं किसी चीज को अटेम्प्ट करूं। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं, स्पेशल कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और कंडीशन नंबर 1 से बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 में एक मॉलिक्यूल मैंने लिया जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपके पास बेंजीन है और इससे कनेक्टेड है NH3 पॉजिटिव। तो बेसिकली अगर मैं एनिलीन में प्रोटोनेशन करूंगा तो ये आयन मुझे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, और इसमें भी अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो एनिलीन के प्रोटोनेशन के बाद जो आयन क्रिएट होता है इसको बोला जाता है एनिलीनियम आयन। तो जो मैंने रेजोनेंस के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा है, मैं उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करता हूं। हमने ये लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो वहां पे रेजोनेंस होगा। तो सबसे पहले रेजोनेंस का क्वेश्चन अगर देखना है तो आपको देखना होता है कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है। तो कॉन्जुगेशन का मीनिंग लेके चलते हैं। ये पोजीशन आपका अगर 1 है तो ये पोजीशन नाइट्रोजन का आएगा नंबर 3 पे। अब देखो कि फर्स्ट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, और थर्ड पोजीशन पे इसके साथ कौन सा चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नहीं है, तो आप बोलोगे कॉन्जुगेटेड है। और कॉन्जुगेशन यहाँ पे आप किसका देख पा रहे हो, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व विद पॉजिटिव चार्ज। तो कॉन्जुगेशन वाली बात अपने को ओके मिला, दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस का मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन या शिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो की तरफ चलता है, ये हम सबको पता है। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो अगर मैं बोलूं कि नेचुरली इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो 1 से पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन 3 पे। तो 1 से इलेक्ट्रॉन गया, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, शिफ्ट हुआ। अब देखो कि 1 से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है तो चार्ज कौन सा हो जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया तो ये बेसिकली न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड था, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस भी हो गए। इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं कौन से इफेक्ट को ऑलरेडी शो कर चुका हूं, रेजोनेंस को। लेकिन रेजोनेंस में अब अगर मैं इंपॉर्टेंट कंडीशन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर कौन सा बना दिया, सेकंड। लेकिन इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर मैं कंपेयर करूं तो नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड तो ये है, और कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड आप देख पा रहे हो, 3। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन पे कितने इक्विवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिए, 5 बॉन्ड। और नाइट्रोजन के अगर 5 बॉन्ड हैं तो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग हर बॉन्ड में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेड होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10। तो ना तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो सकता है क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में 3 होता है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो 4 हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता। और इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 10 भी नहीं हो सकते। तो ये जो दोनों डेटा निकल के आ रहा है, ये नाइट्रोजन के बारे में क्या है, झूठ है, गलत है, दैट मीन्स क्या है, फॉल्स है। और फॉल्स वाली बात आ गई, इसका मतलब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड अपन ने बना दिया, इसको मैं कहीं ना कहीं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि जो गलत स्ट्रक्चर होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, इसका मतलब ये रेजोनेंस भी कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है। तो इस एग्जाम्पल को आपके एक IIT मेंस में कभी काफी पहले पूछा हुआ था। सीधा क्वेश्चन बना था कि सेकंड स्ट्रक्चर अनस्टेबल क्यों है। तो इसका रीजन तो अपन ने ऑलरेडी लिख दिया कि 5 बॉन्ड है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 10 है, इस वजह से अनस्टेबल है। अब इसको अगर मैं रेजोनेंस की कंडीशन में एक पॉइंट बनाऊं, तो किसी भी कंपाउंड में अगर आपको रेजोनेंस जस्टिफाइड करना है तो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वैलेंसी रूल प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए।
वैलेंसी रूल का मतलब है कि हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन से रूल को फॉलो होना नेसेसरी है, ऑक्टेट रूल को। तो दैट मीन्स कि अगर ऑक्टेट रूल फॉलो होगा तो बात सही चलेगा, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर पा रहा है तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, इसका मतलब ये रेजोनेंस भी वैलिड नहीं है। तो ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड फॉलो ऑक्टेट कंडीशन एंड वैलेंसी कंडीशन ऑफ एनी एटम। तो इसके बाद चलो इसी एग्जांपल पे एक और कंडीशन को लाते हैं। छोटा सा मैंने स्लाइड चेंज मारा, नाइट्रोजन की जगह में कौन से एटम को यहाँ पे ले आया, फास्फोरस को। अब देखो कि सेम है, पॉजिटिव चार्ज है। कॉन्जुगेशन का नेचर देखते हैं, इसको मैंने 1 मान लिया तो ये कार्बन 2 और फास्फोरस कौन से नंबर पे आ रहा है, 3rd पे। पहली पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, 3rd वाली पोजीशन पे अगेन कौन सा चार्ज कॉन्जुगेटेड है, पॉजिटिव चार्ज। कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब मैं किसकी बात कर पाऊंगा, रेजोनेंस को बिल्कुल लेके आ सकता हूं। रेजोनेंस है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, इसका मतलब 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 3rd पे आएगा। 1 से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कौन सा चार्ज बना के चला गया, पॉजिटिव चार्ज। फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया तो ये अमीर हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो अब देखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वापस से अपन ने 2 बना दिए, चेंज एक ही है, पहले नाइट्रोजन था, अब कौन है, फास्फोरस है। फास्फोरस पे भी अगर हम ओवरऑल काउंट करें तो आपने कितने बॉन्ड को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, पेंटावेलेंट 5 बॉन्ड, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी फास्फोरस पे भी कितने हैं, 10 है। तो ये बात नाइट्रोजन के लिए जो अभी मैंने लिखा था तो ये बात क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो नहीं सकता। लेकिन अगर नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस की आप बात करते हो तो ये पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, 3rd से। और अगर 3rd पीरियड से ये बिलोंग करता है तो यहाँ पे बेसिकली वेकेंट कुछ इसके पास 3d ऑर्बिटल होते हैं, 3d 0 रहेगा, और वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये 5 वैलेंसी और 10 पाई इलेक्ट्रॉन शो कर लेगा। इससे रिलेटेड आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे PCl3 ये तो एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से इसका एक्सटेंड हो जाता है वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। तो इसका मतलब फास्फोरस का एग्जांपल अगर हम लें तो पेंटावेलेंट पॉसिबल है, 10 वैलेंसी पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया ये क्या है, ये स्टेटमेंट 2 है, इसका मतलब सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है। तो अगर यहां बोला जाए कि पॉजिटिव चार्ज अगर फास्फोरस पे है तो क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो अभी आंसर अपना क्या होगा, यस। और ऐसा रेजोनेंस अगर फास्फोरस के साथ करोगे तो ये पूरी तरह से क्या होगा, वैलिड भी होगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिससे आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे वो नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली अपन ने आईटी एग्जाम से उठाया। तो पहली कंडीशन ये था, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वैलेंसी रूल का प्रॉपरली फॉलो होना जरूरी है। तो चलो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन की बात करते हैं, जहां थोड़े से स्ट्रक्चर के बेस पे हम डिफाइड करेंगे रेजोनेंस को कुछ अलग अलग वेज में। बात करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस कैसे क्रिएट होना चाहिए। अब देखो कि पॉइंट नंबर 2, इस नाम को अभी छोड़ो। एक स्ट्रक्चर मैंने लिया साइक्लिक, जहां पे एक एटम आपके पास ऑक्सीजन और कितनी जगह पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 2 जगह। हम सबको मालूम है कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कॉन्जुगेटेड है या नहीं है कंपाउंड। तो मैंने इसको बोल दिया ये 1 पोजीशन हो गया, तो ये 3rd, और ये पोजीशन कौन सा हो गया, 5। इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेटेड नजर आते हैं, लोन पेयर के साथ। तो सिस्टम अपना कॉन्जुगेटेड है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर। और अगर पाई बॉन्ड लोन पेयर का कॉन्जुगेशन आप देख पा रहे हो तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या है, शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट या डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यही होता है। तो अब देखो कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस को अपन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट मैनर में, स्मार्ट तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ ही जाता है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 1 पोजीशन से डिलोकलाइज होके कहाँ आएगा, 3rd पे आएगा। 3rd पे आने का मतलब है कि ये 1 की जगह 3rd पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, कौन सा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। 3 कॉन्जुगेटेड 5 के साथ है तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते उन सब जगह जाता है जो कॉन्जुगेटेड हो। तो 1 से घूम के आ गया 3 पे, नेगेटिव चार्ज बन गया। 3 से वापस 5 पे आएगा तो कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब देखो कि एक बार तो आप इस नेगेटिव चार्ज को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोजीशन नंबर 1 पे आपने शो किया, जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक बार आप इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को 3 पे लेके आ गए, एक बार आप कहाँ लेके आ गए, 5 पे।
तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकला और पूरी तरीके से यहां तक पहुंच पा रहा है। तो दैट मीन्स की ओवरऑल इलेक्ट्रॉन आपने 3 जगह पे शो किए हुए हैं। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अगर बोला जाए रफली, वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनेटली होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं काउंट करूं तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए इसके? 3। तो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर 3, पाई बॉन्ड 2 हैं और लोन पेयर आपका 1 है। ठीक, ये जो नाम लिखा हुआ है इस पे मैं अभी आता हूं, इसको सिंपल एक छोटे से एग्जांपल से कंपेयर करके। तो अब देखो कि मैं सिंपल वही एग्जांपल लिया जहां पे ऑक्सीजन है तो लोन पेयर भी होंगे, और ये वापस से कॉन्जुगेटेड कौन से बॉन्ड के साथ नजर आते हैं? पाई बॉन्ड के साथ। कॉन्जुगेशन का नेचर बोला जाएगा तो बिल्कुल पाई बॉन्ड वापस से किसके साथ कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं? लोन पेयर के साथ। काउंट अगर करोगे तो जितने पाई बॉन्ड और लोन पेयर पिछले वाले में थे इसमें भी उतने ही है, सिर्फ एक पोजीशन बदला है। ठीक, अब देखो कि ये पोजीशन आपका, इसको मैंने एट रैंडम मान लिया कि ये ए है, इस वाले डबल बॉन्ड को बोल दिया बी, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको मैंने क्या बोल दिया? सी। ठीक है, तो ये जो ए वाला लोन पेयर है ये कॉन्जुगेटेड किसके साथ है? बी के साथ। और यहीं पे जो लोन पेयर है ये ऑल्सो किसके साथ कॉन्जुगेटेड है? सी के साथ। तो ए अगर बी के साथ रेजोनेंस शो करे तो ये लीडोकाइज होकर इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे? बी पे आएंगे। या फिर अगर इसका मूड बी के साथ नहीं जमा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहां पे आएंगे? सी पे। तो इसका मतलब है कि ये जो ए वाला लोन पेयर है या तो ये माइग्रेट हो जाएगा बी के साथ, या फिर ये माइग्रेट हो गया डिलोकलाइज होगा किसके साथ? सी के साथ। लेकिन अगर लोन पेयर एक ही शिफ्ट होना है, एक ही रेजोनेंस में आना है, तो या तो आप ए और बी का रेजोनेंस बनाओगे, और या फिर रेजोनेंस किसका बनाओगे? ए और सी का। लोन पेयर एक ही है, किसी एक ही जगह जा सकता है, इसका मतलब इनके बीच में क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है। अब देखो कि यहाँ पे मैं वैसे ही सिंपल एक काउंटिंग करूं तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बना हुआ है ही अपने सामने, इन दोनों में से कोई एक ही बनेगा, और लग गया, इसका मतलब कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 2। तो पाई इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में भी उतने ही थे जितने पिछले वाले में थे, लेकिन स्ट्रक्चर में अपन ने चेंज किया तो यहाँ पे सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की काउंटिंग थोड़ा सा रिड्यूस होके कितनी आ गई? 2 आ गई। अब देखो कि इस काउंटिंग से क्या फर्क पड़ा रेजोनेंस के पैटर्न पे। वापस से आता हूं मैं पहले एग्जांपल पे, इसको मैंने बोल दिया ए, इस वाले डबल बॉन्ड को बोल दिया बी, और इस वाले डबल बॉन्ड को बोल दिया सी। इलेक्ट्रॉन ए से घूम के बी पे आया, बी से घूम के सी पे आया, इसका मतलब ये सारे के सारे एक साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। तो जब सारे के सारे कॉन्जुगेटेड पोजीशन या सारे एटम आपके एक साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं तो इस तरह के रेजोनेंस को बोला जाता है एक्सटेंडेड रेजोनेंस। एक्सटेंडेड को हिंदी में एक नाम दे सकते हो, विस्तृत अनुनाद। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस का मतलब जितने भी कॉन्जुगेटेड पोजीशन है वो अगर एक साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम बनेंगे, स्ट्रक्चर ज्यादा बन गए तो डीलोकलाइजेशन ज्यादा हुआ, डीलोकलाइजेशन ज्यादा हुआ तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा बनी, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा बनी तो रेजोनेंस भी क्या मच बेटर हो गया। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस, रेजोनेंस की काफी इफेक्टिव कंडीशन होती है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन एक्सटेंडेड की जगह अगर मैं इस वाले पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे तो और लग गया, या तो ये बी वाला बाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाएगा या फिर सी वाला इन्वॉल्व हो पाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जहां पे इफ बट या और लग गया, इसको मैं एक्सटेंडेड की जगह अगर एक अलग नाम दूं तो इस कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस का नाम क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर अपने को 2 नामों की तरफ लेके आता है, या तो अपना कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड होगा या फिर क्या होगा? क्रॉस। क्रॉस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जिसका असर सीधा देखने को मिलेगा रेजोनेंस एनर्जी पे। तो इन दोनों रेजोनेंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो एक फॉर्मूले की तरह आप इसको याद रख सकते हो, कंपैरिजन का सिंपल रिजल्ट है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज मच मोर इफेक्टिव देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड है तो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस है, क्रॉस है तो कम अच्छा है। तो मॉलिक्यूल में अपने को पहचानना होता है एक्सटेंडेड क्रॉस को। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको इनको पहचान के डायरेक्ट ही आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कि एक्सटेंडेड बेटर है, क्रॉस कम इफेक्टिव है,
ये क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे कैसे पूछा जाता है, कहाँ कहाँ पे ये वर्ड काम आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन उठा के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर अपने को करना है। अब देखो कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो गया रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो कार्बन पे ही नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, आपको कंपेयर करना है। इसको मैंने ऐसे ही नाम दे दिया ए, और इस वाले को मैंने क्या नाम दे दिया बी। अब देखो कि इस क्वेश्चन में बस मुझे इतना देखना है कि कहाँ एक्सटेंडेड है और कहाँ क्रॉस है। ऑटोमेटिकली एक डिफरेंस आपको मिल जाएगा कौन स्टेबल है। सिंपल कहानी, रेजोनेंस ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल, रेजोनेंस कम इफेक्टिव है तो कम स्टेबल। तो बात करते हैं पहले कॉन्जुगेशन की। नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ। कॉन्जुगेशन, ये पाई बॉन्ड आगे जाके इसके साथ कॉन्जुगेटेड है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आपका किसके साथ कॉन्जुगेटेशन इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड। अब देखो कि सिंपल अपन बात करते हैं, रेजोनेंस है तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे। कार्बन से ज्यादा नेगेटिविटी किसका अपन ने बोला होगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब सबसे पहला माइग्रेशन तो कार्बन ऑक्सीजन में स्टार्ट होगा। कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, कहां पहुंच गए, ऑक्सीजन पे। कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे भी एक चार्ज बना देते हैं अपन, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये कार्बन आसपास देखेगा इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिल रहे हैं। सबसे पहले इसने अपने राइट में देखा, इस कार्बन तो न्यूट्रल है, इसके पास तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो राइट से तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं। फिर इसने अपने लेफ्ट में देखा तो इसको एक बॉन्डेड पेयर नजर आया। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये बॉन्डेड पेयर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिलोकुलाइज होंगे टुवर्ड्स कार्बन। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चल गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज। तो आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन गए डबल बॉन्ड की तरफ, और ये पाई बॉन्ड आगे जाके यहां तक ऑक्सीजन पे पहुंचेगा। तो ये जितनी भी कॉन्जुगेटेड पोजीशन हैं, क्या ये सारी एक साथ ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पा रही हैं क्या। पाई इलेक्ट्रॉन एक एंड से निकल के फाइनली कहां तक पहुंच गया, आखिरी एंड तक। और जब ये सारी की सारी कॉन्जुगेटेड पोजीशन एक साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इस कॉन्जुगेशन को अपन ने अभी एक सेकंड पहले क्या नाम दिया था, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। बढ़िया है, इफेक्टिव है। अब देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन सेम बी में भी हैं, लेकिन ओरिएंटेशन क्या है रेजोनेंस का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपन ने कहा निकाल दिया ऑक्सीजन पे, कार्बन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, ऑक्सीजन विल हैविंग नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो इसने राइट में देखा तो राइट में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट वाला भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे ही सकता है इसको। राइट वाला अगर मना करेगा तो इसके लेफ्ट में भी बॉन्डेड पेयर है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये भी दे देगा। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही चाहिए, या तो वो राइट से मिलेगा या फिर कहां से मिलेगा, लेफ्ट से। राइट या लेफ्ट का मतलब क्या, और लग गया, वही इलेक्ट्रॉन पेयर या तो राइट से शिफ्ट होंगे या लेफ्ट से होंगे। ये और लगने का मतलब है कि रेजोनेंस का पैटर्न किस तरफ शिफ्ट हो गया, क्रॉस की तरफ। अगर क्रॉस है तो अपन ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं रेजोनेंस की वो कंडीशन है जो लेस इफेक्टिव है, और लेस इफेक्टिव है तो रेजोनेटिंग एनर्जी जो मिलेगी क्या, वो भी कम हो गई, रेजोनेंस भी कम हो गया। तो पहले में एक्सटेंडेड है और दूसरे में क्रॉस है, लेस इफेक्टिव है। तो सीधा कह सकते हो कि ए ज्यादा स्टेबल नजर आना चाहिए बी से। तो क्रॉस और एक्सटेंडेड को अगर सही तरीके से अपन पहचान लें तो बहुत इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो चलो इसका सपोर्टिंग एक और एग्जांपल लेते हैं। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बोला जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। कार्बोक्सिलिक सीरीज में ऐसा अपन मानते हैं कि फॉर्मिक एसिड को किससे ज्यादा एसिडिक लिखा जाता है, बेंजोइक से। फॉर्मिक एसिड HCOOH, बेंजोइक एक एरोमेटिक वर्जन हो गया, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक की बेंजोइक से ज्यादा है, ये चीजें अपने को याद तो रखनी होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपसे कोई रीजनिंग की बात करे तो रीजन क्या लिखा जा सकता है फॉर्मिक के बेंजोइक से ज्यादा होने में। तो पहले तो मैं बात करता हूं तो ज्यादा है उसकी। अब देखो कि यहाँ पे मैं क्रॉस और एक्सटेंडेड की बात करूंगा दोबारा से। पाई बॉन्ड और लोन पेयर, इसका मतलब कॉन्जुगेशन का नेचर आप क्या देखने वाले हो। पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, यहां लोन पेयर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे। या अगर मैं थोड़ा सा और इजी करूं, सबसे पहले तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, कार्बन पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के पास में इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन
तो ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो गए, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पे शिफ्ट हो गए, लेकिन इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। इसका मतलब ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं, क्या ये कंप्लीटली एक साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाएंगे? तो ऐसे पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं भाई? एक ऑक्सीजन से शुरू होकर दूसरे ऑक्सीजन पे पहुंच गए, तो ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया। एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया तो इसको आप क्या बोलोगे कि भाई ये तो इफेक्टिव वाली बात होगी कहीं ना कहीं। अब देखो कि यहाँ तो इफेक्टिव है, बड़ी बात है, एक्सटेंडेड है। बेंजोइक एसिड में क्या है? पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है, दो लोन पेयर होते हैं। अब देखो कि रेजोनेंस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कार्बन से कहाँ जा रहा है? तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए या तो राइट वाला ऑक्सीजन इसको, और अगर ऑक्सीजन बाई चांस का मूड खराब हो जाए, ये मना कर दे, तो ये जो पाई बॉन्ड इतने सारे अंदर हैं, क्या बेंजीन भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है? ऑक्सीजन मना करेगा तो बेंजीन दे देगा। पेयर एक ही चाहिए, या तो राइट से या फिर कहां से आएगा? लेफ्ट से। इसका मतलब क्या लग गया? और लग गया। और का मतलब रेजोनेंस का पैटर्न क्या हो गया? क्रॉस हो गया। तो बेंजोइक एसिड में इतने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन पैटर्न वाइज क्रॉस निकला। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब जब आप बेंजोइक एसिड में रेजोनेंस की कनेक्शन बनाओगे, तो यहां पे रेजोनेंस दिखता तो ज्यादा है, लेकिन इफेक्टिवनेस क्या हो गई? कम हो गई। और यही रीजन है कि आप फॉर्मिक एसिड को किससे बेटर एसिड कह देते हो? बेंजोइक से। क्योंकि यहां पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस बनेगा इसके आयोनाइजेशन में, और बेंजोइक एसिड के आयोनाइजेशन में कौन सा रेजोनेंस बनेगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इस एप्लीकेशंस आज हमने दो लिए हैं, इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अगले कुछ लेक्चर्स में भी मिलेंगे। तो इन लेक्चर्स को जो यूट्यूब पे आपके मिलते हैं, इनको आप अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ पे भी मैं वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके लॉजिकल पार्ट, मैकेनिस्टिक पार्ट, और कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक में रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वी एडुकेटर ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। लाइव क्लासेस वहां पे ऑन है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, 4 मंथ का एक ड्यूरेशन लिया हुआ है। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां मिलेगा। टेलीग्राम लिंक भी है जो वी एडुकेटर फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या डीपीपी वगैरह आपको मिलते हैं, जिसके टाइम टू टाइम सॉल्यूशन हम लाइव करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट।